श्री अवतार सिंह करीमपुरी। थैंक यू सर। सर, आज जो पावर मिनिस्ट्री की वर्किंग के ऊपर डिस्कशन में आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये जो विभाग है इसकी अपनी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो आजकल चर्चा हो रही है कि हम भारत को दुनिया के नक्शे पे एक नंबर का मुल्क बनाने का सोच रहे हैं। जब हम दुनिया में विकसित देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी तरक्की में, उनके विकास में, दुनिया के नक्शे में उनको पहला स्थान, दूसरा स्थान दिलाने में पावर का बड़ा भारी योगदान है। क्योंकि पावर जो है एक तरह से तरक्की का रनवे है जहां से हम टेक ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही गंभीरता से, संजीदगी से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सबसे जो अब अगर हम आंकड़ा विज्ञान में पढ़ेंगे तो टाइम बड़ा कम है और आप घंटी भी पहले ही बजा देते हो, तो इसलिए मैं सीधी सीधी बात करूंगा। मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश को अगर एक नंबर पे लाना है तो इसमें आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। पावर के क्षेत्र में हम अगर आत्मनिर्भर हो जाएं और उसके लिए हमें जनरेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसमिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं महसूस करता हूं कि उसके लिए जो बजट एलोकेशन है वो शायद सफिशिएंट नहीं है, जरूरत के मुताबिक नहीं है। उसी से पता चलता है कि हम इस सेगमेंट में कैसे वो लक्ष्य को पूरा करेंगे जो हम निर्धारित कर चल रहे हैं। और जो हम बिजली जनरेट भी करते हैं उसमें भी सरकार ये खुद मानती है कि 23% तक उसमें वेस्ट हो जाती है। उसको चोरी कह लो, जहाँ ट्रांसमिशन में गड़बड़ कह लो, कहीं भी कह लो। और प्लानिंग कमीशन ने माना है कि करीब 25% के वेस्टेज है। और अगर गैर सरकारी सूत्रों पर ध्यान दिया जाए तो वो तो 80% तक भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे रोक पाएंगे? हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम अफोर्डेबल रेट पे 24 घंटे बिजली कैसे दें, रेट भी अफोर्डेबल हो। तो ये हम कैसे इंतजाम कर सकते हैं? अगर हम अपना ये सिस्टम में सुधार कर लें तो करीब 25% को हम उसमें से काफ़ी शेयर बचा सकते हैं। अब उसके लिए निर्णय आपने लेना है, उसके लिए आगे आपने बढ़ना है। चोरी जो करता है वो गांव का साधारण गरीब आदमी नहीं करता है, बड़ा उद्योगपति करता है। सारे उद्योगपतियों के बारे में नहीं कहता, बड़ा उद्योगपति करता है। उसके लिए सरकार को कोई स्पेशल रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा हर गांव में, हर घर तक बिजली पहुंचे। और उसमें भी जैसे इधर से हमारे भाई बता रहे हैं कि इन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पर कोई योजना शुरू की, उससे घर में जो है बिजली की तार पहुंच गई, लेकिन उसमें बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची ये बड़ा सवाल है। घर में अंधेरा है, तार भी लग गई है, वहां बल्ब भी लग गया है, लेकिन लाइट नहीं है।
रोशनी नहीं, तो इसलिए 24 घंटे बिजली हो। अभी भी जो आपका आंकड़ा हमने देखा है कि देहाती एरिया में 8 यूनिट पर कैपिटा पर मंथ कंजम्पशन है और अर्बन में 24 यूनिट पर मंथ पर कैपिटा इनकम है। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इसको हम कैसे दूर करेंगे? क्योंकि हमारे देश की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। गांव में रहने वाले लोगों के पास अगर बिजली नहीं है तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? आज हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर साहब जहां बैठे, उन्होंने एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया। 78% तक एसटी के जो बच्चे हैं वो अनीमिया का शिकार है। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है, उनके पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक फूड की जरूरत नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन के लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसमें बिजली भी एक मुद्दा है। तो ये हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति का अंदाजा उस समाज की औरतों की उन्नति से लगाता हूं। औरतों का जीवन पद्धर क्या है, उससे पता चलता है कि समाज ने तरक्की कैसे की है और इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं की हालत क्या है। ये तो भारत का प्लानिंग कमीशन भी बताता है कि कैसे वो इस देश में अन्याय अत्याचार की शिकार हो रही है। यहाँ कुछ समय पहले ये बात चली थी, जो सरकार पहले की थी, कि हम परमाणु बिजली बनाएंगे और कलावती के घर तक रोशनी ले जाएंगे। अब कलावती कहाँ है और रोशनी कहाँ है, परमाणु बिजली कहाँ है? ये तो मंत्री जी बेहतर बता सकते हैं कि कितनी कलावतियों के घर में जो परमाणु बिजली पहुंची है और किस रेट पे पहुंची है, ये कृपया जरूर बताने की कोशिश करें। और एक हम नेशनल लेवल पे जो सरकार को सख्त निर्णय लेने की जरूरत है कि कुछ प्रदेशों में मुफ्त बिजली की परंपरा चल पड़ी है। वो मुफ्त बिजली किसान के नाम पर दी जा रही है। हम किसान विरोधी नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि स्मॉल फार्मर को जरूरत है उसको मुफ्त बिजली दो, मार्जिनल फार्मर को दो, लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के नाम पर बड़े फ्यूडल को हम बिजली दें और फिर हम कहें कि हमारे पास अब घाटा बहुत है और वो घाटे के नाम पर फिर हम बिजली का निजीकरण करें, हम प्राइवेट प्लेयर को कॉल करें कि हमारे पास धन नहीं है, तो फिर हम ये मैं समझता हूं कि ये देश और देश की जनता के साथ न्याय नहीं है, ये अन्यायपूर्ण नीति है और जिसका हम जो बोझ है, जो आर्थिक उसका वर्डन है, वो हम आम जनता के ऊपर पाते हैं। आप 2 एकड़ तक 5 एकड़ तक अगर किसान को कोई ज़रूरत है उसके ऊपर निर्णय करो, लेकिन जो बड़ा फ्यूडल है उसको इससे मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अब जो कमी है, अब जैसे बता रहे कि पंजाब में 10,000 करीब 90 मेगावाट की ज़रूरत थी, जो उसके सामने जो इसको मीट करने के लिए उनके सामने 8,733 मेगावाट अवेलेबिलिटी थी, 1,356 मेगावाट की शॉर्टेज थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 2,500 मेगावाट की ज़रूरत थी, करीब 2,000 मेगावाट अवेलेबल थी, 500 की शॉर्टेज थी। और उत्तर प्रदेश की तो मैं आंकड़ा देना ही नहीं चाहता, इतनी बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर में आधा घंटा बिजली आएगी और 1 घंटा जाएगी, आधा घंटा आएगी 1 घंटा जाएगी। हम वहाँ पर जाकर देखा है। हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन का इशू है एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में, ये महोदय बहुत ही चिंताजनक है। ये जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है उसमें आपने कहा कि हम जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए जो कर रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा आपके सामने बता दूंगा कि जो कुल कर्मचारी हैं विद्युत मंत्रालय में, वहाँ का कैटेगरी के 59 है और उसमें ओबीसी 0 है।
उसमें इनका भी योगदान है और 6 साल पहले आप रहे, आपका भी योगदान है। 10 साल से पहले 6 साल रहे, उस वक्त के भर्ती किए होते तो अब तक रिटायर ना होते, अंकड़ा होता। तो चुनने में योगदान आपका भी है। तो इसलिए इसी तरह से सीईए में जो 294 कुल एम्प्लॉइज हैं का कैटेगरी में, जिसमें ओबीसी के मात्र 13 हैं, 4.4%, और जो एसटी है वो भी 4.4% है। इससे पता चलता है कि सरकार की नीति जो है वो कैसे अन्यायपूर्ण है। और 2 मिनट अभी 2 मिनट बाकी, 2 मिनट हम 2-3 मिनट हमारे जो बचते हैं, 2-3 मिनट आपसे सहयोग ले लेंगे, आपकी कृपा। पीएओ में का कैटेगरी में महोदय एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को शून्य कर दिया है आप एससी, एसटी, ओबीसी की देश की 85% आबादी को बिजली मंत्रालय में शून्य करके कैसे देश को 1 नंबर का मुल्क बना लेंगे? कैसे दुनिया में कह देंगे कि हम 1 नंबर पे आ गए हैं? और इसके अलावा और जो पावर ग्रिड है उसमें एसटी मात्र 5% हैं और ओबीसी जो 52% पॉपुलेशन है देश में वो 18.8% है। ये अन्याय 13% एससी है। अगर हम देखें तो एससी, एसटी, ओबीसी को मिला के ये टोटल 36% बनता है 85% पॉपुलेशन का। तो ये इस अन्याय के बारे में हम मंत्री जी को सचेत करना चाहते हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपकी कृपा से चाहूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा। और इसके अलावा जो आरईसी का जो है वहां कुल कर्मचारी 378 हैं का कैटेगरी के, और उसमें सिर्फ 92 है एससी, एसटी, ओबीसी के। 378 में 92, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन, आप देख सकते हो। इस अन्याय का हम आपके द्वारा अंत चाहते हैं। और इसके अलावा महोदय बीबीएमबी में ओबीसी कैटेगरी मात्र 8% है। 221 एम्प्लॉइज का कैटेगरी के सिर्फ 3 हैं, ओबीसी के मात्र 3, और एसटी 0, एससी के 25। थैंक यू वेरी मच। एक तो आप हम आपका आभार प्रकट करेंगे। बिल्कुल टाइम से चल रहा हूं, मैं भी टाइम पे चला था, आपने देख लिया था। हाँ, और इसके अलावा बी जो है उसमें महोदय एससी, एसटी, ओबीसी 0, और उसके अलावा एनएसई उसमें जो का कैटेगरी है उसमें एसटी 0 है और ओबीसी मात्र 1 है। खा कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी 0 है, गा कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी 0 है। तो ये जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था ये पावर मिनिस्ट्री में चल रही है, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से इस पे जरूर चाहेंगे जवाब कि इसका क्या रीजन क्या रहा है, क्या इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ये एक प्लान तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को आइसोलेट करने के लिए हुआ है? थैंक यू। तो मैं और आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, आपने मुझे इस पे समय दिया, तो मैं एक अंत में बात कह के कि जो पिछले दिनों कोयले के ऊपर मंत्री जी की स्टेटमेंट आई थी कि कोयले की शॉर्टेज के कारण 6 प्लांट बंद हो जाएंगे, ऐसी चर्चा है मीडिया में भी कि शायद वो मंत्री जी ने ज़्यादा इंथुजियाज्म में आकर के स्टेटमेंट दे दी। शायद उस स्टेटमेंट के बीच जो तथ्य थे वो सही नहीं थे। उसके ऊपर भी मंत्री जी अगर क्लैरिटी करेंगे तो देश की जनता को जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।